हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैदेही केमिस्ट्री क्लासेस। तो हमने यहाँ हमारे 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए थे। हम पढ़ रहे थे यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको केमिस्ट्री के फर्दर चैप्टर्स में जाने के लिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं टेट में वो उतने नहीं आते हैं, लेकिन इनकी अंडरस्टैंडिंग इन बेसिक चैप्टर्स की होनी चाहिए। तो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल स्पेशली सॉल्व करने के लिए, है ना। तो सबसे यहाँ हमारे ये 3 टॉपिक जो थे ये कवर हो चुके थे। एक स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम कवर करेंगे ये वाला टॉपिक जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड इट्स मेजरमेंट्स, जिसमें हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हो या कोई सा भी चैप्टर हो केमिस्ट्री का, तो उसमें आपको यूनिट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपने यूनिट्स का कन्वर्जन स्पेशली आपको नहीं आता तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक जो है वो हम आज कवर करेंगे, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्ज़ाम में। लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था टेट का, उसमें आया था। तो वो हम इसमें देखेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कवर हो गया था सब कुछ, तो हमें आज यहाँ से स्टार्ट करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ कितने टाइप की होती है। मैटर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैटर क्या होता है? कोई भी वो चीज़ जिसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ हो, ठीक है, या जिसका कोई मास हो, यानी कोई वेट हो जिसका, और जिसने स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, वो मैटर होता है। मैटर की अब 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और एक होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि कलर हो गया। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लें शुगर को, तो शुगर जो है वो आपका क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का ये जो शुगर है, इसका कलर कैसा है, इसका ओडर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी इसकी क्या है, वो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हुई। डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है ना, कितना जगह पर वो है, प्रेजेंट है उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स, वो उसकी डेंसिटी हुई। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो रहती हैं, इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो इनको अगर हमें मेजर करना हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कलर को हम देखकर डायरेक्ट, ओडर को हम स्मेल करके, टेस्ट को हम टेस्ट करके, ठीक है, फिर मेल्टिंग पॉइंट भी हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कर सकते हैं। इनमें हमें मटीरियल में कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, है ना, मटीरियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी का मेजरमेंट कंपैरेटिवली ईजियर होता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं? जैसे कंपोजिशन, जैसे अगर वाटर है तो इसका कंपोजिशन क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब टोटल आपका 1 मोल जो है वो 18 इसके बराबर आएगा, 18 ग्राम्स के बराबर इसका पर मोल, ये आपका कॉम्पोजिशन हो जाएगा। फिर होती है कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी की कितनी आग पकड़ने की कैपेबिलिटी है, यानी कि ज्वलनशीलता कितनी है। उसको हम बोलते हैं कंबस्टिबिलिटी। जैसे अगर कंपेयर किया जाए कैरोसिन को और वाटर को, तो कंबस्टिबिलिटी किसकी है? कैरोसिन की है ज़्यादा। तो ये होती है कंबस्टिबिलिटी। फिर आता है रिएक्टिविटी विद एसिड्स। एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन जो चैप्टर है उसमें ये अच्छे से दिए गए हैं। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी, यानी कि मटेरियल में चेंज आएगा, सब्सटेंस में चेंज आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये 2 टाइप की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की। ठीक है, अब इसके बाद तो ये जो मैंने आपको बोला वही मैंने लिखा हुआ है, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग आइडेंटिटी और कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस, है ना। एंड मेजरमेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्स केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन टू हैपन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। अब हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पता तो चल गई, लेकिन उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, अब जैसे अगर मास है हमारा, तो मास को मेजर करना है तो उसके लिए हमें कुछ यूनिट चाहिए। ठीक है, हमारी वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या चाहिए? यूनिट्स चाहिए। बिना यूनिट्स के तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे मतलब काफ़ी सारी सिस्टम्स हैं जो मेजर, सिर्फ ये 3 सिस्टम जो यहाँ लिखे हैं ये नहीं है, और इसके अलावा और भी सिस्टम्स हैं, जैसे CGS इसमें इंक्लूड नहीं किया यूनिट के मेजरमेंट के लिए। लेकिन यहाँ जो बेसिक हैं जो हमारे NCERT में दिए गए हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे वो इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसको इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं।
ठीक है। इसमें आपका जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ को, ये सिर्फ मैंने यहाँ पर ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिए गए हैं, ये सिर्फ मैंने इसलिए इंक्लूड किए हैं एग्जांपल, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि हाँ ये ब्रिटिश सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम में कैसे होता है। तो सबसे पहले जैसे लेंथ है, इसमें से हम बहुत सारे अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे इंच यूज़ करते हैं हम, फुट यूज़ करते हैं, यार्ड भी हम यूज़ करते हैं, माइल भी हम यूज़ करते हैं, इस माइल स्टोन्स पर जो लिखा रहता है कितना माइल बचा हुआ है। तो ये जो है ये लेंथ की यूनिट, ये सारी यूनिट्स जो हैं ये कहाँ से आते हैं, ये हमारे ब्रिटिश सिस्टम से आते हैं, जो कि हम मतलब बिहेवियरल लाइफ में तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम ऑन पेपर केमिस्ट्री में यूज़ नहीं करते। फिर है वेट, वेट में जैसे आउंस आपने सुना होगा, पाउंड होता है, केक्स जो हैं आपके वो पाउंड्स में आते हैं, टन हो गया, वॉल्यूम में गैलन हो गया, ठीक है, बुशेल हो गया, ये सब ब्रिटिश सिस्टम में आते हैं। ये सब आपको पता होना चाहिए, इनको मतलब बहुत ज़्यादा क्लेम या बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए गए हैं। फिर ये जो सिस्टम था ये बहुत पुराना था, ठीक है, अभी ये उतना ज़्यादा मतलब बिहेवियरली यूज़ होता है लेकिन ऑन पेपर यूज़ नहीं होता। नेक्स्ट है मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम आया था आपका 1795 में, और ये फ्रांस में आया था। ये आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1795 में फ्रांस में आया था। इस सिस्टम की खास बात ये थी कि ये डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड था। डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें केजी को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो केजी को हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 केजी जो है आपका वो 10⁻³ ग्राम्स में होता है। तो 10 बेस है और इसकी पावर क्या है 3। अब अगर हमें वापस से ग्राम से कन्वर्ट करना है केजी में, तो क्या हो जाएगा, 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻³ केजी के बराबर हो जाएगा। तो 10 बेस यूनिट लेके आप कोई भी कन्वर्जन आराम से कर सकते हो, इसलिए ये बेस्ड था आपका डेसिमल सिस्टम में, क्योंकि 10⁻³ का मतलब क्या हुआ आपका 0.001, ठीक है। तो ये डेसिमल सिस्टम पर बेस था, या हम बोल सकते हैं बेस 10 पर बेस था। इसमें कन्वर्जन ईजी था एज़ कम्पेयर टू ये ब्रिटिश सिस्टम वगैरह, तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा सिस्टम था मैट्रिक सिस्टम। लेकिन पहले ये सिर्फ फ्रांस में यूज़ होता था। फिर वर्ल्ड फोरम पर ये मतलब इसकी जो यूजेबिलिटी है वो पता चली लोगों को, तो फिर इस मैट्रिक सिस्टम को ही फिर बाकी सारी कंट्रीज़ ने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक डिसाइड किया कि हम एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाते हैं, जो कि आप कहीं भी चले जाओ वही सिस्टम फॉलो होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 केजी फ्रांस में कुछ अमाउंट जो है इसको हम 1 केजी बोल रहे हैं, तो वही सेम अमाउंट को 1 केजी किसी दूसरी कंट्री में भी बोला जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि यूनिफॉर्मिटी डेवलप होगी हर चीज़ में, ठीक है। तो ये मैट्रिक सिस्टम था, उसी को कंट्रीज़ ने मिलकर एक 1960 में इसी सिस्टम को और और ज़्यादा मॉडिफाई किया और एसआई सिस्टम इससे डेवलप किया। तो एसआई सिस्टम में जितने भी आपको यूनिट्स देखने को मिलेंगे वो सारे कहाँ से लिए गए हैं, मैट्रिक सिस्टम से लिए गए हैं। लेकिन सारी चीज़ें मैट्रिक सिस्टम की एसआई सिस्टम में नहीं हैं, कुछ चीज़ें मैट्रिक सिस्टम की एसआई सिस्टम में नहीं ली गई हैं, लेकिन एसआई सिस्टम की जितनी भी चीज़ें, जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी मैट्रिक सिस्टम से ही आई हुई हैं, ठीक है। तो ये 1960 में आया था, ये भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिर हम इसको एसआई सिस्टम को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप में से बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी जो हम यूज़ करते हैं वो एसआई सिस्टम ही यूज़ करते हैं, और एसआई सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे उन सब में इसका यूज़ आएगा, ठीक है। और बिना यूनिट्स के आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये एस्टैब्लिश किसने किया था, सीजीपीएम ने किया था। ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए पता होना चाहिए। सीजीपीएम क्या है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, मतलब इसी का ही फुल फॉर्म है ये, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। इसका जो 11th कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हम एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाएंगे जो सब जगह होगा, स्टैंडर्ड सिस्टम होगा, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड रहेगा, और उसको हम बोलेंगे एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और कब आया था ये, अभी हमने डिस्कस किया था 1960 में, और फ्रांस में जो मैट्रिक सिस्टम था वो भी फ्रांस में ही डेवलप हुआ था, और ये भी फ्रांस से ही आया था एसआई सिस्टम। अब सीजीपीएम क्या है, सीजीपीएम एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया कैसे गया था, तो कुछ कंट्रीज़ ने मिलके क्या किया, ये यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मीटर कन्वेंशन, और इसके बारे में मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि ये भी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है, चैप्टर में आपके मेंशन है। तो मीटर कन्वेंशन क्या है, मीटर कन्वेंशन एक क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज़ थी और कुछ कंट्रीज़ ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम
एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाते हैं जो सब जगह अप्लीकेबल होगा, हम सब मिलकर उसको फॉलो करेंगे। तो उन्होंने एक ट्रीटी बनाई। ट्रीटी का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, ठीक है, एक एग्रीमेंट किया कि हाँ हम अग्री करते हैं कि हम उस यूनिफॉर्म सिस्टम को फॉलो करेंगे हम सब। तो उस एग्रीमेंट को बोलते हैं मीटर कन्वेंशन। और उस मीटर कन्वेंशन के मतलब अंडर में आपका ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया CGPM, ठीक है। तो ये इसने CGPM जो ऑर्गेनाइजेशन बना, इसने फाइनली बनाया आपका SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1960 में फ्रांस में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SI सिस्टम। तो SI सिस्टम में आपकी टोटल 7 यूनिट्स होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट है कि कितने बेस यूनिट्स होती हैं आपकी SI सिस्टम में। ये पहले किसी एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। तो 7 आपकी बेसिक यूनिट्स होती हैं और फिर बाकी जो यूनिट्स होती हैं ना वो आपकी डराइव होती हैं इन बेस यूनिट से ही। जैसे बेस यूनिट है लेंथ, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, लेंथ इंटू लेंथ, है ना। तो ये आपकी किससे ड्राइव हो गई, बेस यूनिट से ड्राइव हो गई। तो बेस यूनिट्स आपकी हैं 7 और ड्राइव्ड यूनिट्स जो हैं वो आपकी किससे मिलती हैं, बेस क्वांटिटी से, यानी कि ये बेस यूनिट से मिलती हैं। जैसे कि एरिया है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम आप क्या करोगे L इंटू L, ये भी आपकी बेस क्वांटिटी है। लेंथ, डेंसिटी आपका मास अपॉन वॉल्यूम है, मास आपकी बेस क्वांटिटी है और वॉल्यूम आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटी है, बट वो भी किससे मिलती है, आपको लेंथ से ही मिलती है। फिर स्पीड हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, ड्राइव्ड यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये बेस यूनिट हो गई और ड्राइव्ड यूनिट हो गई। आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि बेस यूनिट जो है वो आपकी 7 होती हैं। यहाँ पे वो 7 मेंशन है। देखो लेंथ होती है, ठीक है। बेस क्वांटिटी वो हो गई, मतलब कि जो आपको किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती, वो अपने आप में यूनिक है। मतलब जैसे एटम है, एटम किसी और चीज़ से अब तो हमें मालूम है बन सकता है, बट एक बहुत स्टार्टिंग क्वांटिटी जो किसी और से नहीं बन सकती। जैसे लेंथ किसी और चीज़ से मिलके नहीं बन सकती। हमने डिफाइन कर दिया है कि इतनी एक रॉड है, उसका जितना ये वो आएगा मेजरमेंट, उसको हम 1 मीटर बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा लेंथ हो गया। लेंथ का सिंबल क्या होता है, जहाँ पर हमें लेंथ मेंशन करना होता है, हम पूरा LENGH तो लिखेंगे नहीं, तो हम इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका हमारा SI यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। ये m है, फिर m से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। फिर आता है मास, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मास हमारी बेस क्वांटिटी है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हमें लिखना हो, जैसे m = 2 kg, ठीक है। तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट है किलोग्राम और इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल है kg। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, kgs जो होते हैं उसमें हम जनरली ऐसे लिख देते हैं, बट ये जो k होता है ये स्मॉल होता है। और जब हम टेम्परेचर लिखते हैं ना, केल्विन, तब हम उसमें कैपिटल K यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा kg। फिर हो गया टाइम, टाइम हमारी बेस क्वांटिटी है, इसका सिंबल है स्मॉल t और ये आता है सेकेंड्स में, जैसे t = 2 सेकेंड, ठीक है। बहुत लोग ऐसी c लिख देते हैं, वो गलत है, s होता है। फिर है इलेक्ट्रिक करंट, I से रिप्रेजेंट होता है, इसकी यूनिट है एम्पियर। थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर T, केल्विन है इसकी, K अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका क्वांटिटी है मोल, MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV कैंडल है CD। इसमें हमें केमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा यूज़ आता है वो है एक तो मास, फिर है आपका ये टेम्परेचर, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि बिना टेम्परेचर के तो केमिस्ट्री का मतलब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तीनों आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, और ये इसमें केल्विन जो है वो कैपिटल K में रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, प्रीफिक्सेस यूज्ड इन SI सिस्टम। ये प्रीफिक्सेस हैं, मतलब जैसे मीटर लगा दिया हमने, अब हो सकता है कि उसमें आगे इतना हो, तो इसको हम बोलेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर लिखा है 10 टू दी पावर, जैसे यहाँ पे लिखा है 10⁻3, हमने ऐसा लिख रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं। अब अगर इसके आगे वो लेंथ मेजर कर रहे हैं तो हम उसको किलोमीटर बोल देंगे, ठीक है। अगर हम वेट मेजर कर रहे हैं तो हम उसको किलोग्राम बोल देंगे, ठीक है। तो ये प्रीफिक्सेस होते हैं। तो ये इसमें देखो, ये PYQ है, ये आपका आया था लास्ट एग्जाम में आया था कि 10⁻18 को क्या प्रीफिक्स होता है, क्या बोलेंगे, तो इसको एक्सा बोलते हैं। जैसे लेंथ मेजर कर रहे हैं तो इसको एक्सा मीटर बोल देंगे, वेट मेजर कर रहे हैं तो एक्सा ग्राम, एक्सा किलोग्राम बोल देंगे, सॉरी एक्सा ग्राम बोल देंगे, है ना। तो इस तरीके से ये होता है। अब जैसे 10 है तो इसको बोलते हैं हम डेका,
ठीक है। 10⁻⁻1 को डेसी, 10⁻⁻2 को सेंटी, 10⁻⁻3 को मिली, 10⁻⁻6 ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, माइक्रो, नैनो, मिली, सेंटी, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल्स में। 10⁻12 होता है पीको, 10⁻15 आता है फेम्टो, ये आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में यूज़ आएगा। 10⁻18 जो है इसको बोलते हैं एटो, 10⁻21 को जेप्टो, 10⁻24 को यॉक्टो, ठीक है। और ये इसमें मेगा, किलो और गीगा ये आपको बहुत काम आएंगे, ठीक है, कैलकुलेशन पे। इसके अलावा नॉर्मल भी ये याद होना चाहिए, क्योंकि जब एक बार ये इन्होंने पूछ लिया 10⁻18 को एक्सा बोलते हैं, तो फिर बाकी सब भी पूछ सकते हैं। अभी मेरे पास इसको कोई जिंगल नहीं है इसको याद करने का, लेकिन अगर होगा तो मैं बताऊंगी, और अगर आपको मिलता है तो आप मुझे बताना। इसका सिंबल याद रखना, माइक्रो का ये होता है म्यू ऐसा, और नैनो का होता है ऐसा, ठीक है। ये बहुत यूज़ होते हैं। इसके बाद प्रीफिक्सेस के बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मास एंड ग्राम, सॉरी मास एंड वेट। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है, वो मतलब वन एंड द सेम थिंग ही कंसीडर करते हैं, बट थोड़ा सा इनमें स्लाइट डिफरेंस है। मास क्या होता है, किसी चीज़ में कितना मैटर प्रेजेंट है, कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे मास। मतलब एक्चुअल में अगर आपने बोला 1 kg, कोई 1 kg शुगर है, 1 kg शुगर में शुगर कितनी है वो मास है। लेकिन वेट क्या होता है कि कितना फोर्स लगा, मतलब ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है उस ऑब्जेक्ट पर, उसको हम वेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि मास, शक्कर में कितनी शक्कर है ये तो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा फिक्स ही रहेगा, ठीक है, चेंज कभी नहीं होगा। लेकिन अगर उस शक्कर को हम अर्थ पर मेजर करते हैं और मून पर जाकर मेजर करते हैं, या फिर अर्थ पर ही हम पोल्स पर मेजर करते हैं यहाँ पर, और इक्वेटर पर मेजर करते हैं, तो डिफरेंट आता है वेट, ठीक है। क्योंकि वेट क्या होता है, फोर्स जो ग्रेविटी लगा रही है उस ऑब्जेक्ट पर, उसको हम वेट बोलते हैं। तो वेट क्या होगा, F = mg, इसको हम वेट बोलेंगे, इस फोर्स को हम वेट बोलेंगे जो ग्रेविटी लगा रही है। इसमें जो m है वो है ये मास जो एक्चुअल में उस सब्सटेंस का है, ठीक है। तो ये वेरिएबल होगा क्योंकि ये लोकेशन के हिसाब से चेंज करेगा, है ना। तो वेट जो है आपका वो वेरिएबल होगा, और मास जो है वो आपका फिक्स्ड रहेगा, चाहे आप कहीं पर भी चले जाओ। मास को हम कैसे मेजर कर सकते हैं लैब में, तो एनालिटिकल बैलेंस का यूज़ करके कर सकते हैं। आपने देखा होगा लैब में एनालिटिकल बैलेंस वो ऐसा रहता है, उसमें आपके 2 पेन लगे रहते हैं, यहाँ पर ये कवर्ड रहता है पूरा ना, उसको हम एनालिटिकल बैलेंस बोलते हैं। तो एनालिटिकल बैलेंस का यूज़ करके हम मास को मेजर कर सकते हैं। ये हमारे कन्वर्जन्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज़ होते हैं। 1 kg जो है वो 1000 ग्राम्स के बराबर है, ये इसको 10⁻³ ग्राम्स बोल सकते हैं। 1 ग्राम जो है वो 1000 mg के बराबर। इसमें बहुत बार गलती होती है, कभी कभी मतलब मैं भी ये मिस्टेक कर देती हूँ। 1 ग्राम = 10⁻³ mg होता है। कभी कभी हम गलती से उसको 100 mg लिख देते हैं, 100 mg नहीं होता, ठीक है, 1000 mg होता है। और अगर इस तरीके से देखें तो 1 kg जो है वो आपका कितने mg के बराबर हो जाएगा, तो 1 kg जो है वो आपका 1000 ग्राम्स के बराबर है, और 1 ग्राम आपका जो है वो 1000 mg के बराबर है। तो इसलिए 1 kg जो है वो आपका 10⁻³ × 10⁻³ mg के बराबर होगा, यानी 10⁻6 mg के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉल्यूम कन्वर्जन। वॉल्यूम कन्वर्जन भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं, ठीक है, इसलिए ये बेसिक्स हैं। 1 मीटर क्यूब जो है आपका वो 1000 लीटर्स के बराबर होता है, ठीक है। मतलब 1000 लीटर्स का आपने कुछ लिया है तो वो आपके 1 मीटर क्यूब के बराबर होगा। आपका 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है। 1 लीटर 1000 ml के बराबर है, ठीक है, और 1000 ml इतने के बराबर, मतलब आप यहाँ से देख सकते हो कि 1 ml जो है आपका वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है ना। और 1 लीटर आपका, जैसे 1 लीटर है वो आपका 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से आपको पता ही चल गया 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। इसको आप कहीं पर लिख कर पेपर पर पेस्ट कर लो, वॉल वगैरह पर, रेगुलर देखने से याद रहता है। ये वाला तो ये लोगों को याद नहीं रहता, एक ये वाला याद नहीं रहता है ना, तो ये वाला और एक ये वाला 1 लीटर इक्वल होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, ये याद नहीं रहता। तो ये दोनों आप कहीं पर लिख कर पेस्ट कर लो ताकि रेगुलर उस पर देखते रहते हैं तो याद रहता है।
अब वॉल्यूम को लैब में हम मेजर कैसे करते हैं, तो ब्यूराइट का यूज़ करके करते हैं। ब्यूराइट कैसा होता है, एक लंबा सा पाइप होता है, नीचे उसमें आपका ये ऐसा यहाँ पे नॉब लगा रहता है, आपने यूज़ किया ही होगा लैब में टाइट्रेशन वगैरह करते टाइम। तो ये ब्यूराइट होता है आपका, इससे आप वॉल्यूम मेजर करते हो। पिपेट जिससे आप सक करके वो निकालते हो, है ना, छोटा रहता है आपका, ठीक है, वो पिपेट होता है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर आपका ऐसा सिलेंडर होता है जिसमें मार्किंग्स होती हैं, ग्रेजुएशंस होती हैं इस तरीके से वॉल्यूम के, तो वो ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपका इस तरीके का होता है, ठीक है, तो उसमें आप मेजर कर सकते हो वॉल्यूम को। फिर आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी को हिंदी में हम बोलते हैं घनत्व। घनत्व मतलब घनापन। जैसे आपके हेयर है, ठीक है, कहीं से हेयर आपके कम है तो आप बोलते हो मेरे हेयर की डेंसिटी कम है ना। तो पर किसी भी पर एरिया पर कितना आपका वो कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर रहे हो वो प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी डेराइव्ड क्वांटिटी हमने पढ़ा था अभी। डेंसिटी इज इक्वल्स होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास को हम किससे शो करते हैं, केजी से, और वॉल्यूम को हम एसआई यूनिट में मीटर क्यूब से करते हैं। तो मीटर क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, है ना, जिनको नहीं पता उनके लिए। फिर यहाँ पे टेम्परेचर कन्वर्जन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ आएगा, इसलिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में जो टेम्परेचर है वो आपको डिग्री सेल्सियस में दे देते हैं और आपको कन्वर्ट करना होता है पहले उसको, न्यूमेरिकल को फुल सॉल्व करना, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लो लेवल की क्लासेस जो है, लोअर क्लासेस, उनका क्वेश्चन है। लेकिन आपको क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का जो मिलेगा उसमें आपको क्वेश्चन कुछ और होगा जो आपको सॉल्व करना होगा, बट आपको टेम्परेचर उसमें डिग्री सेल्सियस में दे देंगे। तो न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करने के लिए पहले आपको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना पड़ेगा टेम्परेचर को केल्विन में, फिर जाके वो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो ये तो मतलब 100% पता ही होना चाहिए, खासकर डिग्री सेल्सियस से कन्वर्जन केल्विन में, डिग्री फ़ारेनहाइट से कन्वर्जन केल्विन में, क्योंकि ज़्यादातर आप केल्विन टेम्परेचर का ही यूज़ करते हो। केल्विन टेम्परेचर आपका ऐसा ही यूनिट है, इसलिए इसी टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल्स में। तो आपको क्वेश्चन में ये या फिर ये मोस्ट प्रोबेबली डिग्री सेल्सियस में दे देते हैं, तो पहले आपको कन्वर्ट करना होता है केल्विन में। तो ये 3 स्केल, इसके अलावा और स्केल्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्सियस स्केल दिया है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और केल्विन स्केल दिया हुआ है। रिप्रेजेंट इनको डिग्री सेल्सियस से यानी डिग्री सी, डिग्री एफ से करते हैं और इसको केल्विन से करते हैं। अब ये है बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं इन टेम्परेचर के। देखो, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हाईएस्ट रेंज इन टेम्परेचर की, मतलब हाईएस्ट रेंज जो इस पर्टिकुलर स्केल पर दी हुई होती है। मतलब जैसे सेल्सियस स्केल है तो उस पर 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आपको मिल जाता है, मतलब थर्मोमीटर आप लोगे ना उस पर डिग्री सेल्सियस वाला, तो उस पर 100 तक आपको मिल जाएगा। तो ये इसकी हाईएस्ट रेंज है इस स्केल की। और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कितना है इसका, 0, मतलब ये इसकी लोवेस्ट रेंज है इस स्केल की। तो अगर पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस स्केल जो है उसकी रेंज क्या है, डिग्री सेल्सियस स्केल है आपका, उसकी रेंज क्या है, तो आप बोल सकते हो कि उसकी रेंज है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक वो रहता है, ठीक है। तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। सिमिलरली डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो आपका 32 से 212 तक रहता है, जिसमें 32 आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 212 आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। केल्विन स्केल में 273.15। अब इसमें भी क्या करते हैं, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं उसको डायरेक्टली बस 273 केल्विन ले लेते हैं, लेकिन उससे बहुत बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आपको याद रखना है ये 273.15 केल्विन होता है, मतलब ये 0.15 उड़ा देते हैं, लेकिन 1.15 को आपको रिमेंबर रखना है, नहीं तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में जो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं अगर मतलब बहुत ज़्यादा बारीकी से देखा जाए तो फिर वो आंसर गलत आता है। तो कहाँ तक रहता है ये, 373 केल्विन तक रहता है। रूम टेम्परेचर हमें मालूम है 25 डिग्री, लैब में काम किया है तो 25 डिग्री सेल्सियस सबको पता होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट में 77, केल्विन में 298। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में 310। अब इतना सब कुछ हम याद नहीं रख पाएंगे, तो हम ये चीज़ें हमें याद रहती हैं ऑलरेडी कि बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग 0, रूम टेम्परेचर 25 और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37, ये हमें याद रहता है। तो अगर हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो इसकी हेल्प से अगर हमें ये कन्वर्जन करना हो तो ये हम कर सकते हैं। इसमें से एक जो है वो आपको बहुत इजी भी है और वो तो मतलब इस फॉर्मूले के बिना भी आपको याद रहना ही चाहिए कि अगर डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करो, डिग्री सेल्सियस में जितना टेम्परेचर दिया है उसमें 273.15 को ऐड कर दो डायरेक्ट। जैसे अगर आपको दिया गया है
टेम्परेचर कि 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया है, तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्ट कुछ मत करो, 273.15 दिया है ना, इसमें 20 को ऐड कर दो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। और सिमिलरली अगर केल्विन से कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस में, तो माइनस कर दो 273.15 को, तो आपका उसका टेम्परेचर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे इसमें डिग्री सेल्सियस, इसका फॉर्मूले का ये 1 लाइनर फॉर्मूला है, ये आपका लोअर क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है, आई थिंक 8th क्लास में। तो ये याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल होता है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अब अगर हमें कन्वर्ट करना है इसको, तो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख दो। सपोज 20 डिग्री सेल्सियस रख दिया है, तो इस वैल्यू इधर रख दो, सॉल्व कर लो, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन हो जाएगा। और ये वाला मैंने आपको बता ही दिया, डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है K - 273.15। इसका मतलब है K डिग्री सेल्सियस प्लस ये वहाँ चला जाएगा 273.15, जो मैंने आपको बताया था। अभी डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो दिया गया उसमें 273.15 को ऐड कर दो, आपका केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। सिमिलरली अगर उल्टा करना हो तो 273.15 से माइनस कर दो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया टेम्परेचर कन्वर्जन। इसमें से टेम्परेचर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स करना है तो ये 100% आना चाहिए। इसके अलावा डेंसिटी आना चाहिए, डेंसिटी का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। और वॉल्यूम कन्वर्जन का भी यूज़ होता है, वॉल्यूम कन्वर्जन आने चाहिए, ठीक है। बाकी बेसिक्स थे, 7 यूनिट्स होती हैं बेस यूनिट्स, ये पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं, और इनके सिंबल्स भी पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें ये मतलब अच्छा है अगर याद रहे तो, बट नहीं याद हो रहा कोई किसी भी तरीके से, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए कि याद हो सके। इसके अलावा इसमें से इम्पॉर्टेंट जो है ये आपको पता होना चाहिए, बट इसको इतना ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो बेसिक था आपका, है ना, ये बेसिक था। इसमें जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका ये बेस यूनिट्स। कौन कौन सी, इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपकी इसमें से कौन कौन सी आपकी SI सिस्टम की बेस यूनिट्स हैं या कौन सी नहीं है। 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे अब बेस यूनिट्स इसमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो ये बेस यूनिट 7 कौन सी हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके प्रीफिक्सेस भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और ये कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो जनरल है, मास और वेट का डिफरेंस, ये तो मतलब नॉर्मल पता ही होना चाहिए, इसमें याद करने का कुछ नहीं है सिर्फ। लेकिन ये कन्वर्जन्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। कन्वर्जन्स ये पता ही होता है सबको, डेंसिटी वाला, और एक ये टेम्परेचर वाला, टेम्परेचर कन्वर्जन, ये पता होना चाहिए, खासकर डिग्री सेल्सियस और केल्विन का। ये तो मतलब न्यूमेरिकल में 100% यूज़ आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया, आज ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस और आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था लास्ट एग्जाम में, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो फिर आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।